गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे फोर्थ चैप्टर का सेकंड टॉपिक शुरू करने वाले हैं। व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इसे क्या बोलते कि चुनाव की हमारी जो सिस्टम है वो क्या है, कैसा है, वो इसमें बता रखा है। ठीक है। कैन वी से डेट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे देश में होने वाले इलेक्शन डेमोक्रेटिक हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया। Lok Sabha and Vidhan Sabha Assembly election are held regularly after every 5 years. After 5 years, the term of all the elected representatives come to an end. इसका मतलब क्या है कि इस सवाल का जो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आइए हम देखते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो किस तरह के होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के जितने भी असेंबली के जो इलेक्शन है वो हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होती है उनका जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। Election are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. This is called a general election. इसमें क्या है कि लोकसभा और जो विधानसभा के विधानसभाएं जो होती है, लोक असेंबली, विधान असेंबली, वो ख़त्म हो जाती है, उनका एंड हो जाता है, भंग हो जाती है। फिर सभी इलेक्शन के एरियाज़ होते हैं वहाँ पर एक ही दिन में या एक छोटे से टाइम इंटरवल में अलग अलग दिन इलेक्शन होते हैं। इसे जनरल इलेक्शन कहते हैं यानी कि आम चुनाव कहा जाता है। Sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. कई बार सिर्फ एक ही एरिया में इलेक्शन होता है जो किसी मेंबर की डेथ या उसके रिजाइन से खाली हुआ होता है, उसे कंप्लीट करते हैं। दिस इज कॉल्ड ए बाय इलेक्शन। उसे क्या कहते हैं, बाय इलेक्शन यानी कि उपचुनाव कहा जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शन। इस चैप्टर में हम किस पे ध्यान देंगे, किस पे फोकस करेंगे, जनरल इलेक्शन पे। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जिसे हम बोलते हैं चुनावी क्षेत्र। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं, क्षेत्र। यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 19 MLA. You may have wondered how they did that. Did every person in Haryana vote all the 90 MLAs? इसका क्या है कि आपने पढ़ा होगा, आपने रीड किया है कि हरियाणा के पीपल्स में 90 MLA का इलेक्शन होता है। पॉसिबल है, आपने ये सोचा भी होगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 MLAs के लिए वोट देता है? You perhaps know that this is not the case. In our country, we follow an area-based system of representation. शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित रिप्रेजेंटेटिव की प्रणाली से ही काम करते हैं। In our country, we follow an area-based system of representation. The country is divided into different areas for purpose of election. These areas are called electoral constituency. ये क्या है? अपने देश में हर एरिया में विशेष पर आधारित प्रतिनिधियों की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है जिसे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। यानी कि
चुनाव क्षेत्र, जिसे निर्वाचन क्षेत्र भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। द वोटर हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फॉर Lok Sabha election. The country is divided into 543 constituency. एक एरिया में रहने वाले जितने भी मतदाता होते हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा इलेक्शन के लिए देश को कितने 543 निर्वाचन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है, यानी कि 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी। एक क्षेत्र में रहने वाले प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। मतदाता हर क्षेत्र से चुने गए रिप्रेजेंटेटिवों को संसद सदस्य भी कहते हैं। One of the feature of democratic election is that every vote should have equal value. डेमोक्रेटिक इलेक्शन की एक फीचर्स यह है कि हर वोट का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, सेम होता है, जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living with it. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह सिस्टम है, यह व्यवस्था है कि हर इलेक्शन एरिया में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान होती है। Similarly, each state is divided into a specified number of assembly constituency. इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधान असेंबली की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly or an MLA. इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है, विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। ईच पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज विद इन सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया है कि एक क्षेत्र के अंतर्गत, निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज एरिया आते हैं। The same principle applies for panchayat and municipal election. Each village or town is divided into several wards. इसमें क्या बताया गया कि पंचायत और नगर पालिका के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है। That alike constituency. Each ward elects one member of the village or the urban local body. जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। Sometimes these constituency are counted as seats for each constituency represent one seat in the assembly. When we say that Lok Dal won 60 seats in Haryana, it means that candidates of Lok Dal won in 60 assembly constituency in the state and thus Lok Dal and 60 MLAs in the state assembly. कई बार जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, उनको सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए हम जब कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती हैं तो इसका मतलब यह है कि विधान असेंबली के 60 निर्वाचन क्षेत्रों में लोक दल के 60 पीपल जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी।
यानी कि आरक्षित इलेक्टोरल एरिया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, जो किसी के लिए रिजर्व्ड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधित्व चुनने और जन प्रतिनिधित्व के तौर पर चुने जाने का अधिकार होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स however were worried that is an open electoral competition, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि असंभव है खुले चुनावी मुकाबलों में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाएंगे। Certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास नहीं हो या ना हो। They may not have the required resources, education and contacts to contest and win election against other. Those who are influential and resourceful may prevent them from winning election. If that happens, our parliament and assembly would be deprived of the voice of significant section of our population. संसाधनों वाले, रिसोर्सेज वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधान असेंबली में हमारी आबादी के, हमारी पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े हिस्से की आवाज ही नहीं पहुंच पाएंगे। इससे हमारे डेमोक्रेटिक प्रतिनिधित्व का जो करैक्टर है वो कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम डेमोक्रेटिक होगी। So the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituency for the weaker section. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माताएं थे, जो उन्हें बनाने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ जो कमजोर वर्ग थे उनके लिए रिजर्व्ड इलेक्शन एरिया यानी कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी की विशेष व्यवस्था के बारे में सोचा। Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste SC and scheduled tribes ST. इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं। In a SC reserved constituency, only someone who belong to the scheduled caste can stand for election. अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। Similarly, only those belonging to the scheduled tribes can contest an election from a constituency reserved for ST. इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। Currently, in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribes as on 1st September 2012. This number is in a proportion to their share in the total population. Thus, the reserved seat for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. अभी जो लोक असेंबली है, हमारी जो लोकसभा है, उसमें कितने 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में ली गई हैं।
इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती है। The system of reservation was extended later to other weaker sections at the district and local level. In many state seats in rural, panchayat and urban municipality and urban local bodies are now reserved for other backward classes OBC as well. However, the proportion of seats reserved varies from state to state. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidate. कमज़ोर ग्रुप्स के लिए, वीकर ग्रुप्स के लिए रिजर्व की यह व्यवस्था बाद में डिस्ट्रिक्ट और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण यानी पंचायती और शहरों, नगर पालिका और नगर निगमों की स्थानीय निकायों में भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन लागू हो गया है। पर हर राज्य में, हर स्टेट में रिजर्व्ड सीटों का जो अनुपात है वो अलग अलग है। इसी प्रकार अर्बन और रूरल स्थानीय में भी एक जो 1/3 सीटें हैं वो किसके लिए, महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोटर लिस्ट। One of the constituency are decided. The next step is to decide who can and who cannot vote. एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। This decision cannot be left to anyone till the last date. Till the last date. इस फैसले को अंतिम दिन के लिए यानी कि लास्ट डे के लिए किसी के भरोसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before this election and given to everyone. This list is officially called the electoral roll and it is commonly known as the voter list. डेमोक्रेटिक इलेक्शन में वोट डालने की योग्यता यानी मतदान की योग्यता रखने वालों की जो लिस्ट होती है उसे इलेक्शन से काफ़ी पहले प्रिपेयर कर लिया जाता है और हर किसी को दे दी जाती है। इस लिस्ट को आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से मतदाता सूची कहते हैं, वोटर लिस्ट कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहा जाता है। This is an important step for it is linked to the first condition of a democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose representatives. हर एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन की पहली शर्त अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। In chapter 1 we read about the principle of universal adult franchise. In practice it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. No one should be denied the right to vote without a good reason. पहले भी मैंने आपको अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बताया है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में मैंने 8th क्लास में आपको बताया था कि वो सभी सिटीजन जो 18 ईयर से अबव होते हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अडल्ट फ्रेंचाइजेस कहते हैं, यानी कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हर किसी को अपना वोट देने का राइट होना चाहिए और हर एक का जो वोट है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। जब तक कि ठोस कारण न हो किसी को भी वोट के राइट से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
Different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all. Some are kind, others are not so kind, but all of them are human beings with their own needs and views. That is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them. अलग अलग नागरिकों के अनेक मामलों में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, कोई कम एजुकेटेड होता है, कोई बहुत दयालु होता है, किसी के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती है। पर हर इन सब से ऊपर क्या है? बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स। इतने सब होने के बाद भी उनमें एक समानता होती है कि वो क्या है? एक ह्यूमन बींग है, वो इंसान है और अपनी नीड्स के लिए, अपने व्यूज के लिए के समाज में योगदान करता है। इसीलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में से सबकी भागीदारी होनी चाहिए। In our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in an election. Every citizen has the right to vote regardless of his or her caste, religion or gender. हमारी कंट्री में 18 इयर्स और उससे अबोव के एज के सभी नागरिक इलेक्शन में अपना वोट डाल सकते हैं। सिटीजन की कास्ट, रिलीजन, जेंडर चाहे जो भी हो, उसे मत देने का अधिकार होता है। सम क्रिमिनल्स एंड persons with unsound mind can be denied the right to vote, but only in rare situation. अपराधियों और दिमागी जो असंतुलन वाले लोग होते हैं, जिनका माइंड ज़्यादा काम नहीं करता है, उन लोगों को भी वोट देने वाले कुछ लोगों को वोट देने के लिए के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास सिचुएशन में ही, रेयर सिचुएशन में ही किया जाता है। It is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voter list. As new person attain voting age, names are added to the voter list. Name of those who move out of a place or those who are dead are deleted. And सभी जो महत्वपूर्ण वोटर्स होते हैं, उनका जो नेम होता है वो वोटर लिस्ट में हो, ऐसी व्यवस्था करना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है। क्योंकि हर अगले इलेक्शन में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसीलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर से चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। A complete revision of the list takes place every 5 years. This is done to ensure that it remains up to date. In the last few years, a new system of election photo identity card EPIC has been introduced. आपको एक क्वेश्चन ये करना है कि EPIC की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिफाई कार्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर 5 ईयर में वोटर लिस्ट का दोबारा रिवीजन की जाती है। ऐसी वोटर लिस्ट को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। पिछले फ्यू इयर्स से इलेक्शन में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। The government has tried to give this card to every person on the voter list. The voters are required to carry this card when they go out to vote, so that no one can vote for someone else. But the card is not yet compulsory for
voting. For voting, the voters can show many other proofs of identify like the ration card or a driving लाइसेंस. गवर्नमेंट ने वोटर लिस्ट में जितने भी लोगों के नाम दर्ज हैं उन लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है जिसे वोटर कार्ड कहा जाता है. वोट देने जाते समय जो मतदाता होते हैं उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ रखना होता है जिससे किसी का एक वोट कोई दूसरा न डाल दे. पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक कंपलसरी नहीं हुआ है. वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि उम्मीदवारों का नॉमिनेशन कैसे किया जाता है, नामांकन कैसे किया जाता है. We noted about that in a democratic election, people should have a real choice. This happen only when there are almost no restriction on anyone to contest on an election. This is what our system provides. Anyone who can be a voter can also become a candidate in election. The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years, while it is only 18 years for being a voter. हमने ऊपर के चैप्टर्स में देखा है, हमने नोट किया है ऊपर कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लोगों के पास अपना क्या होना चाहिए, शुड हैव अ रियल चॉइस. यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो. हमारे जो इलेक्शन सिस्टम है वो ऐसा करती है. जो कोई व्यक्ति मतदाता है ये वह उम्मीदवार भी हो सकता है. इसमें सिर्फ एक फर्क होता है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उसके नॉमिनेशन करने की एज क्या होती है, डेट इन ऑर्डर टू बी ए कैंडिडेट द मिनिमम एज इन 25 years. It is only 18 years for being a voter. There are some other restriction on criminal etc. But this apply in very extreme cases. Political parties nominate their candidate who get the party symbol and spot. Party nomination is often called party ticket.